हरियाणा की धरती है, जिसके कुरुक्षेत्र में इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत लड़ा गया। ये वो पुण्य भूमि है जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर रणभूमि में उतरे। सदियों से नहीं बल्कि युगों युगों से हरियाणा की महाभारत से भारतवर्ष की दशा और दिशा तय होती आई है। उसी हरियाणा में एक बार फिर महाभारत होने वाली है। ये लोकतंत्र की महाभारत है, जिसमें जनता के वोटों से राजनीतिक पार्टियां और उनके नेताओं की किस्मत तय होती है। 2019 के आम चुनाव को लेकर हरियाणा में राजनीतिक घमासान का माहौल बनने लगा है। इस बार लोकसभा की लड़ाई में किस पार्टी को जनता का कितना समर्थन हासिल है, कौन रेस में आगे है और कौन पीछे, इसका जायजा लेने के लिए न्यूज नेशन की टीम करनाल पहुंची। करनाल का नाम पांडवों के भाई और दुर्योधन के परम मित्र राजा कर्ण के नाम पर पड़ा है। कहते हैं कि यहाँ पर जब प्राचीन लेक थी उस वक्त में राजा कर्ण यहीं पर आकर के स्नान किया करते थे और सोना दान करने की भी कहानी जो कही जाती है महाभारत में, वो भी यहीं पर उन्होंने पूरी की थी। लेकिन आज की तारीख में करनाल का नाम इसलिए ज़्यादा चर्चित है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विधानसभा चुनाव यहाँ से जीते थे। साथ ही करनाल की जो सांसद सीट है वो भी बीजेपी के ही कब्जे में है। हालांकि अभी हाल ही में यहां पर निकाय चुनाव पर भी बीजेपी ने अपना अच्छा कब्जा दिखाया है। 2014 में करनाल की सीट बीजेपी के हिस्से आई थी। बीजेपी के अश्विनी कुमार यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। क्या इस बार भी करनाल के वोटर बीजेपी का साथ देंगे? ये सवाल हमने करनाल के आम लोगों के सामने रखा तो उनकी राय बटी हुई नजर आई। बीजेपी ने काम तो किया पर भ्रष्टाचार के मामले में फेल हो गई। अच्छा, तो भ्रष्टाचार मतलब क्या मुद्दों पर आपको लगता है? हर चीज में, दफ्तर में जाओ किसी में कोई काम सही तरीके से नहीं हो रहा। हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए केजरीवाल को वोट देना चाहूँ। अच्छा, ये बताइए, आपके हाथ में इस वक्त राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों हैं, तो किसको आप ऊपर रखना चाहेंगे? किसको? मोदी जी को। क्यों राहुल गांधी को क्यों नहीं? हमारा काम ये करता है। ये बताइए कि आपके हाथ में दोनों तस्वीरें हैं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की, तो किसको आप प्रधानमंत्री बनाना चाहोगे? उसकी तस्वीर ऊपर कर दो। तो आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, क्यों? वो पहले जैसे सस्ता जमाना है ऐसा कर दे, में गरीब इंसान 2 रोटी सुख से खा सकता है। करनाल लोकसभा क्षेत्र में ही ऐतिहासिक पानीपत शहर भी आता है। इतिहास साक्षी है कि पानीपत की लड़ाइयों ने देश के इतिहास की दिशा बदल दी। क्या इस बार पानीपत के वोटर भी चुनाव का रुख बदलने की तैयारी कर रहे हैं? इतिहास की सबसे बड़ी 3 लड़ाइयां पानीपत के नाम से ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। इसीलिए पानीपत का नाम किसी के लिए भी नया नहीं है। लेकिन यहाँ पर मॉडर्न इंडिया की भी काफ़ी झलक दिखाई देती है, तो वहीं पर इतिहास के भी कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आज की राजनीतिक स्तर की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी अपने सामने किसी की लड़ाई मान ही नहीं रही है। वजह यह है कि हाल ही में निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना और साथ ही यहाँ से प्रदेश और केंद्र में भी अपना ही व्यक्ति चुन करके भेजना, यही वजह है कि बीजेपी यहाँ पर टक्कर में किसी को नहीं मान रही है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में अपना दबदबा दिखाया था। पार्टी को 10 में से 7 सीटें मिली थीं। INLD के हिस्से 2 सीटें आई थीं, जबकि कांग्रेस को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो बीजेपी को पिछले आम चुनाव में 34.8% वोट हासिल हुए थे, जबकि कांग्रेस को 23% वोट मिले थे। इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में भी 24.4% वोट आए, जबकि अन्य पार्टियों और निर्दलियों को 17.8% वोट मिले थे। बीजेपी को भरोसा है कि 2019 में भी हरियाणा में कमल जरूर खिलेगा। गांव में कभी 24 घंटे बिजली नहीं दी जाती थी। छोटा मोटा प्रयास कभी एक सरकार में हुआ था, परंतु आज 2870 गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है। ये हरियाणा की मनोहर सरकार की उपलब्धि है।
हरियाणा के 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट नेशनल हाईवे से जुड़े हैं, ये हरियाणा सरकार की उपलब्धि है। इन सब मुद्दों को लेकर हम 2019 का चुनाव लड़ना जा रहे हैं। और ऐसे ही रोजगार के मामले में 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 में से 9 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन 2014 में बीजेपी ने बाजी पलट दी। क्या इस बार कांग्रेस हरियाणा में अपनी खोई सियासी जमीन को दोबारा हासिल कर पाएगी? बीजेपी सरकार ने हरियाणा को 3-4 बार जलाया, रोहतक में, रामपाल में, राम रहीम में, और ये सिर्फ बांटने वाली सरकार है, ये मजहब की सरकार है, ये जाति में बांटने का काम किया है, ना कि लोगों को जोड़ने का काम किया। इन्होंने हमेशा बांटने का काम किया। उधर हरियाणा का प्रमुख क्षेत्रीय दल INLD भी एक बार फिर से चुनावी अखाड़े में अपना दमखम दिखाने की तैयारी में जुटा है। ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला की पार्टी आम चुनाव में फिर से अपना खोया रुतबा हासिल करने की पुरजोर कोशिश करेगी। 100 दिन से भी कम का समय चुनाव के बीच में रह गया। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में समझौता है और हम दोनों मिलके 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे ही नहीं बल्कि सारी सीटों को क्लीन स्वीप भी करेंगे। हरियाणा के उत्तरी रीजन में 4 लोकसभा सीटें हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और सोनीपत। 2014 में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। सोनीपत के जिंद में इसी महीने विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसकी वजह से यहाँ सियासी हलचल तेज हो गई है। न्यूज नेशन की टीम ने जिंद पहुंचकर वहां के राजनीतिक तापमान का अंदाजा लगाने की कोशिश की। हरियाणा में यूं तो पर्यटन स्थल काफी कम है, लेकिन कुछ जगहों पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाई देंगी, जिसमें कहीं पर आपको मुगल की तस्वीर दिखाई देगी, तो कहीं पे ब्रिटिशर्स के वक्त का आपको इतिहास दिखाई देगा। उसमें से एक जगह है जींद में, ये रानी तालाब जो कि कई सालों से बिल्कुल सूखा पड़ा था। लगभग 10 सालों से यहाँ पर पानी नहीं था और इसका इस्तेमाल कभी पार्किंग के लिए तो कभी कुछ और कामों के लिए, कार्यक्रमों के लिए होने लगा था। लेकिन अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर पानी भरा गया है। इस रानी तालाब को वाकई में एक तालाब की तस्वीर दी गई है। यहाँ पर बोट चलने लगी है, यहाँ के फव्वारे चलने लगे हैं, तस्वीर बदलने की कोशिश यहाँ पर की गई है। ये यहाँ के राजा रघुवीर सिंह ने बनवाया था सालों पहले, लेकिन तब से अब तक की इसकी तस्वीर, इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। अब बेहतर हुई है, लेकिन देखना ये होगा कि इस तालाब की तस्वीर तो बदली है, लेकिन हरियाणा की पूरी तस्वीर जो है जनता के मुताबिक कितनी बदल पाएगी। आम चुनाव में करीब 3 महीने का वक्त बचा है, लेकिन जिंद में फिलहाल किसी एक पार्टी की लहर नजर नहीं आती। 2014 के लोकसभा चुनाव में 10 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 2 इनेलो के। और अगर बात करें कांग्रेस की तो वो सिर्फ एक पर ही अपना कब्जा जमा पाई थी। ऐसे में अब की बार क्या रुख रहने वाला है हरियाणा की जनता का? जींद में इस वक्त हम हैं और हमारे साथ इस वक्त है हमारे ये प्ले कार्ड। देखना ये है कि कौन किस पत्ते को उठाता है, किसकी किस्मत इसमें चलेगी। आप दिखाइए, आपने कौन सा उठाया है कार्ड? अच्छा, आपने बाप बेटे का कार्ड उठाया है। हाँ जी। हाँ, तो ये आपकी क्या वजह है, क्यों आप सिर्फ इन दोनों को ही चाहते हैं? ये बाप बेटे को इसलिए चाहते हैं, जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है, पूर्व सांसद भिवानी, इन्होंने हमेशा ही जमींदार की, किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, छोटे दुकानदार की हमेशा ईमानदारी से इनकी वकालत की है। राहुल गांधी क्यों नहीं पसंद आपको? राहुल गांधी जुमलेबाज है, राहुल गांधी पता ही नहीं है कब मंदिर में जाना है, कब मस्जिद में जाना है। अच्छा, तो आपने किसका कार्ड उठाया? मैंने कार्ड ये उठाया है राहुल गांधी। तो ये तो राहुल गांधी से खुश नहीं है आप? खुश हैं, आप चाहते हैं प्रधानमंत्री बने? हमने पिछले चुनाव में मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। जो वो 154 वायदों का घोषणा पत्र लेके आए थे, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। गरीब आदमी, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार ये सोचने पर मजबूर हुआ है कि बीजेपी सरकार से कांग्रेस की सरकार बेहतर थी। तो आपके पास कौन सा कार्ड है, आप अपना दिखाइए। नरेंद्र मोदी का जी।
अच्छा, तो आप चाहते हैं कि ये दोबारा प्रधानमंत्री बने? हाँ जी, दोबारा बने और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी। क्यों, क्या वजह है? बताऊंगा जी, आजीवन प्रधानमंत्री रहे भारत के। सियासी नेता तो हर चुनाव में बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हरियाणा के आम मतदाताओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दे तो जी सबसे बड़ी कमजोरी तो बेरोजगारी, हमारी बेरोजगारी, युवाओं की बेरोजगारी कम होनी चाहिए। और मुद्दे हैं जी हमारी जो बहनें हैं वो सुरक्षित हों, शिक्षा होनी चाहिए, लैंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, युवा बेरोजगारों को रोजगार मिले, किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। जिनके उपचुनाव में इस बार एक नई पार्टी चुनावी अखाड़े में नजर आएगी और वो है सांसद दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी। दुष्यंत चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं और उन्होंने आईएनएलडी से अलग होने के बाद में अपनी नई पार्टी बनाई। जाट बहुल पश्चिमी हरियाणा में चौटाला परिवार की जबरदस्त पकड़ है, लेकिन चौटाला कुनबे में दो फाड़ होने से आईएनएलडी के वोट बैंक पर असर पड़ने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि आईएनएलडी के नेताओं को पूरा भरोसा है कि आम चुनाव में उनकी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो कुछ किया गया है ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया है, परंतु प्रदेश का मतदाता बड़ा समझदार है, वो हर चीज को समझता है। जो इनेलो का परंपरागत मतदाता है वो पूरी तरह से मजबूती के साथ पार्टी के साथ है और एक मुस्त होके वो पार्टी को वोट करेगा। वैसे देखा जाए तो इस बार हरियाणा बहुकोणीय राजनीतिक लड़ाई का गवाह बनने जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आईएनएलडी हरियाणा की सियासत की बड़ी शक्तियां रही हैं। आईएनएलडी का बीएसपी के साथ में गठबंधन है। बीएसपी को हरियाणा में 4 से 6% तक वोट मिलते रहे हैं। इन चारों पार्टियों के अलावा अरविंद केजरीवाल के गृह राज्य में आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरने जा रही है। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी भी चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकती है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के समीकरणों का जायजा लेने के लिए न्यूज नेशन की टीम राजधानी चंडीगढ़ पहुंची। हरियाणा और पंजाब की सरकारों का केंद्र चंडीगढ़ में ही है। मेरे ठीक पीछे जो विधानसभा इस वक्त आप देख रहे हैं, दोनों सरकारों की विधानसभा यहीं से चलती है, सारा कामकाज यहीं से होता है। दोनों सरकारों के मंत्री इसी बिल्डिंग में आकर के बैठते हैं। इस विधानसभा भवन ने हरियाणा की राजनीति के कई रंग देखे हैं, कई नेताओं का उदय और अस्त तक देखा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में देश में बीजेपी का डंका बजा था। उसके 5 महीने बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ, जहां पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। देश की ज्यादातर विधानसभाओं में आपको ब्रिटिश काल की तस्वीर दिखाई देगी, लेकिन अगर बात करें हरियाणा की विधानसभा की तो ये आजाद भारत में बनी थी। यहाँ पर आपको ब्रिटिश काल का डिजाइन दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक मॉडर्न भारत की तस्वीर जरूर दिखाई देती है। मैं आपको बताती हूँ इस बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि विधानसभा की बिल्डिंग पर अगर आप ठीक ध्यान से देखें तो ऊपर जो डिजाइन बना हुआ है जिसमें जहाज दिखाई देता है, ये पंजाब का हिस्सा है, क्योंकि दोनों सरकारों की विधानसभा इसी बिल्डिंग से चलती है। और इसी के साथ वाला अगर दूसरा हिस्सा आप देखते हैं तो वो हरियाणा का है। 40% और 60% के रेशियो में जब इसे बांटा गया था, कुछ इसी तरह की तस्वीर यहां पर भी दिखाई देती है। और इसी के साथ ही उसी वक्त में बनी थी सचिवालय की बिल्डिंग भी। सचिवालय में भी कुछ विभाग इसी तरह से बनाए गए हैं। अलग अलग हिस्सा है, 40 और 60% के हिस्से में इसको बांटा गया है। सचिवालय में जितने भी अधिकारी हैं वो दूसरे हिस्से में अगर आप देखें तो पंजाब के लिए और इस हिस्से में देखें तो हरियाणा के लिए काम करते हैं। दोनों राज्य की सरकारें एक साथ एक ही केंद्र से काम करती हैं और ठीक इसके सामने है हाई कोर्ट। यहां पर जिस तरह से इसे डिजाइन किया गया है, जरूर लगता है कि ये आज के वक्त की ही तस्वीर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सालों पुरानी ये तस्वीर बताती है कि आजाद भारत में भी खूबसूरत बिल्डिंग बनाने का रिवाज जरूर रहा है। हरियाणा में जो मुद्दे इस चुनाव में अहम रहने वाले हैं, उनमें रोजगार, किसानों से जुड़े सवाल और महिला सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा भी चुनाव में जोर शोर से उठ सकता है।
हरियाणा में अगर भ्रष्टाचार के आरोपों की बात की जाए तो लगभग कई परिवार ऐसे हैं जो पहले से ही भ्रष्टाचार के इस आरोप में लिप्त हैं। बात की जाए चौटाला परिवार की तो वो पहले से ही सजा काट रहा है, और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए तो वो भी आरोपों से मुक्त नहीं है, बल्कि लगातार उन पर कई बार आरोप लग चुके हैं। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अभी तक आरोपों से मुक्त है, चाह करके भी विपक्ष जो है उन पर आरोप लगाने में विफल रहा है। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी करीब आती जाएगी, सियासी वार पलटवार की धार तेज होती जाएगी, नेताओं की जुबानी जंग और तीखी होती जाएगी, दावों और वादों के पुल बांधे जाएंगे। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, और हरियाणा की पब्लिक मतदान के जरिए अपना फैसला सुना ही देगी। विनीता यादव, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।